नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं डायरेक्ट जो लाइन सेंटेंसेस हैं, है ना, ये आपके काफ़ी सारे काम आने वाले, चाहे वो बीकॉम के बच्चे हो आप या फिर कोई भी MCQ बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हो। और इवन कंपनी लॉ के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाले हैं। तो आज जो है हमारे लेक्चर की थर्ड सीरीज़ है। हम हर रोज़ 10 क्वेश्चन मिनिमम कम से कम लेकर आते हैं, है ना, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेकर आते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही हैं। देखिए, पहले आज मैंने क्वेश्चन टाइप का कम बनाया है। आज मैंने सेंटेंसेस वाइज बनाया है। सेक्शन 173(1) सेक्शन जो है 173(1) की बात कर रहे हैं ऑफ कंपनीज एक्ट। ये क्या कहता है? एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। एक कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के 30 दिन के भीतर, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के भीतर उस कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। और ये कौन सा सेक्शन कह रहा है? 173 सेक्शन 173 क्लॉज 1। एक यहीं पर मैं बात बता दूं कि अगर, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ इनकॉर्पोरेशन की, तो आपके दिमाग में आया होगा सर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन के आधार पे कितने टाइप की कंपनी बन सकती है? तो पहली जो होती है वो चार्टर्ड कंपनी होती है। चार्टर्ड कंपनी पता है कौन सी होती है? जैसे आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान। वो कंपनीज जो राजा महाराजा अपने आदेश के आधार पे कोई कंपनी बना देते थे, है ना, वो चार्टर्ड कंपनी। अब इनका एग्जिस्टेंस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी चूँकि हम जानते हैं, एग्जाम्पल्स हमारे सामने अवेलेबल हैं, तो हम पढ़ सकते हैं इसको। जो दूसरा इनकॉर्पोरेशन बेस्ड है वो होता है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी, जब कोई सरकार, इंडिया की बात करें तो जब केंद्र सरकार कोई पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास करके, जैसे LIC टाइप का, है ना, एक्ट पास करके कोई कंपनी इस्टेब्लिश करती है, तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही करे, स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कोई अपने लेजिस्लेचर विधानसभा में एक्ट पास करके, बिल कोई पास करके, एक्ट बना के एक कंपनी बनाती है, तो वो भी स्टैट्यूटरी कंपनी की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जो कि चूँकि इनकॉर्पोरेशन के आधार पे हम लोग कंपनीज को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला क्या है? चार्टर्ड, दूसरा स्टैट्यूटरी, और तीसरा है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड, अब रजिस्टर्ड कंपनी में बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी होगी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, है ना। तो मैं इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। तो हमने क्या पहले सेंटेंस में पाया कि सेक्शन 173(1) ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि जिस डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उस डेट के 30 दिन के भीतर उस कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी, एक और नया सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इवन ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शायद हायर एजुकेशन या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहीं तो पूछा गया था, या फिर PGT, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई कंपनी 3 डायरेक्टर्स हैं वहाँ पर, अगर किसी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, तो उनका मैक्सिमम रेम्यूनरेशन होगा, उनका मैक्सिमम पारिश्रमिक जो होगा वो 10% ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट होगा। उस साल के एनुअल नेट प्रॉफिट का 10% होना चाहिए, मतलब 10% तक होना चाहिए क्या, उन तीनों डायरेक्टर्स का मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप से MCQ में बन सकता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट गिवन टू द डायरेक्टर्स इन केस ऑफ 3 डायरेक्टर्स विच हु हैव बीन अपॉइंटेड, है ना। तो इस हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, यह सेंटेंस पहला हम लोगों ने क्या पाया कि अगर इनकॉर्पोरेशन किसी कंपनी का हुआ है, तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के भीतर उसे क्या करना होगा,
अपनी पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करनी होगी। दूसरा केस हमने पढ़ा कि अगर किसी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं तो उनका मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो पेबल होगा वो टोटल एनुअल नेट प्रॉफिट का 10% तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में। सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि एनुअल जनरल मीटिंग्स को कैसे बुलाना है, क्या करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेक्शन 96 किससे रिलेटेड है, तो यू विल से दैट इट इज़ रिलेटेड टू द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। नॉर्मली एजीएम जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात की, जहाँ पर भी एजीएम लिखा हो आप समझ लीजिएगा दिस इज़ कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। फिर अगर आपसे बोला जाए कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब कॉल करनी पड़ती है, तो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 18 महीने, इनकॉर्पोरेशन की डेट से 18 महीने के भीतर उस कंपनी को पहली फर्स्ट एजीएम है वो कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर में, एवरी फाइनेंशियल ईयर में एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करनी ज़रूरी है। कम से कम एक कॉल ज़रूर होगी, डेफिनेट एक एजीएम ज़रूर होनी ही होनी है। और एक नई बात बताएं कि आपको पता होगा, डेफिनेटली आप लोग पढ़ रहे होंगे, इवन आपको आता है, मैं केवल आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच, जो 2 एजीएम के जो बीच में गैप जो है, टाइम गैप, दैट कैन नॉट बी एक्सीड 15 मंथ्स। 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज़्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और यहीं पर नई चीज़ है जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वो जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकता है। ये एक्स्ट्रा है, 3 महीने के लिए क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी कैन एक्सटेंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर 3 मंथ्स फॉर व्हाट, फॉर एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है इनकॉर्पोरेशन की डेट से 18 महीने के भीतर होना चाहिए पहला, और 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होगा। एक फाइनेंशियल ईयर में एक एनुअल जनरल मीटिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ एवरी एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डेट से 9 महीने के भीतर हमें एनुअल जनरल मीटिंग, हर एनुअल जनरल मीटिंग डेफिनेटली इसको कॉल करना ज़रूरी है। ये एक थोड़ा मीटिंग से अलग क्वेश्चन मैंने सेंटेंस फ्रेम किया है, चूँकि इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि कंपनी सेक्रेटरीज को काम करने की परमिशन देता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, ये वर्क करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि है मिनिस्ट्री किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, ये एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट था तो मैंने सोचा बता दें कि चूँकि हम पिछले सीरीज़ में थोड़ा सा OPC 1% कंपनी के बारे में पढ़े थे। इसका सेक्शन कौन सा है, अगर आपको याद होगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। ये क्या कहता है कि इसके मिनिमम इसका एक डायरेक्टर हो सकता है, रिक्वायर्ड है, जबकि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में भी यही है और यहाँ भी यही है। इसके साथ एक और चीज़ मैं बताऊँ, वहाँ पर नहीं बताया था पिछले लेक्चर में, कि इसका किसी भी 1% कंपनी को बनाने के लिए जो इंडिविजुअल होगा, वो जो इंडिविजुअल है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक सेकंड, सिटीजन ऑफ इंडिया होना रिक्वायर्ड है, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, रेसिडेंट इन इंडिया। यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है। जो हम लोग इनकम टैक्स में पढ़ते थे उसमें हम लोग कई सारे बेसिक कंडीशंस की फॉलो करनी पड़ती थी, इवन विद इन एडिशनल कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया होने के लिए पिछले कैलेंडर ईयर में इनको 182 डेज़, एटलीस्ट 182 डेज़ जो है इनको इंडिया में रिजाइड करना पड़ेगा। तो एक OPC कंपनी के केस में एक डायरेक्टर है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कैसे इसका अपॉइंटमेंट होता है ये भी मैंने बता दिया। ये 10 क्वेश्चन थे हम लोगों ने पढ़े, 1 2 3 4 5 4 9 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिर मैं उसी बेसिस पे लिया जो मैंने ऊपर समझा भी दिया था, क्योंकि अभी इसके अलावा हम लोग अगले लेक्चर में अगर टाइम रहा तो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कितने टाइप की कंपनी होती है वो भी पढ़ेंगे। एक मैं ब्रीफ बता दे रहा हूँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड
लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मतलब होता है कि वो ऐसी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब उनकी पर्सनल एसेट से भी उनका कोई भी अगर डेट है तो वो रिकवर किया जा सकता है। जबकि लिमिटेड कंपनी दो तरीके की होती है, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। ठीक, इसके बारे में हम एक्स्ट्रा डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली करेंगे। आज चूँकि मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा भी चुका हूँ, अभी जस्ट पहले मैंने इसके बारे में बताया था कि कंपनी अगर ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछी जाए तो कितने टाइप की हैं, 3 टाइप की, चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो राजा महाराजा जो किंग्स हुआ करते थे, जैसे इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ है ना, और उन लोगों ने अगर कोई कंपनी बनाई होगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी सन 1600 में, तो वो क्या है, चार्टर कंपनी थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड चूँकि वहाँ के महारानी द्वारा बनाई गई थी तो वो भी एक चार्टर कंपनी है। बैंक ऑफ जापान भी एक राजा के द्वारा बनाई गई तो वो चार्टर कंपनी है। ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनी, जब कोई सरकार कोई एक्ट पास करके किसी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करती है तो वो कहलाती है स्टैट्यूटरी कंपनी। यहाँ पर सरकार से मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों से है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो पार्लियामेंट में बनाएगी, एक्ट पास करेगी, जैसे LIC है ना, इन सब के लिए जो है वो क्या करेगी, कंपनी ये एक एक्ट बनाएगी और उस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करेगी। जबकि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई एक्ट पास करेगी और उसके हिसाब से एक कंपनी का निर्माण करेगी। ये क्या कहलाएंगी, स्टैट्यूटरी कंपनी। जब कोई कंपनी कोई इंडिविजुअल इस्टेब्लिश करना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है ना, तो वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। रजिस्टर्ड कंपनी कोई भी शुरू कर सकता है जो कि चाहे इसके जो इंडियन कंपनीज एक्ट है उसके अंडर में। ये 2 टाइप की होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, क्या इसका सीन है इसके बारे में आगे मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा टाइम निकाल करके प्राइवेट और पब्लिक के ब्रीफ डिफरेंसेस ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। और PGT इवन स्पेशली जो UP PGT का पेपर होता है उसमें बहुत पूछा जाता है इनके बीच में डिफरेंसेस। जैसे मिनिमम मेंबरशिप पूछ ली गई जो कि 2 हैं प्राइवेट के केस में और 7 हैं पब्लिक के केस में। मैक्सिमम मेंबरशिप जो प्राइवेट है वो 200 है और यहाँ पर अनलिमिटेड है। ठीक है, नो लिमिट है। तो इतना तो है, इसके अलावा और भी चीज़ें। एक और मैं नई चीज़ बताऊँ, पिछले लेक्चर्स में मैंने एक जगह बोला था कि जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक जो कंपनी है उसके लिए पहले क्या होता था, 5 लाख का पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड हुआ करता था। 5 लाख का पेड अप कैपिटल जो था रिक्वायर्ड था, लेकिन 2015 में एक अमेंडमेंट के थ्रू इसको हटा दिया गया और ये लिमिट ख़त्म कर दी गई। इसी की तरह से प्राइवेट कंपनी में भी ऐसे ही कुछ था कि 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड था। इसको भी 2015 में एक अमेंडमेंट के थ्रू इसको भी हटा दिया गया। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा आपसे रहती है कि हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और आप प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि न्यू वीडियोज़ जो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए।